गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम क्लास 7 में पत्र लेखन का कर रहे हैं। तो पत्र लेखन में हमने कल औपचारिक पत्र किए थे और आज हम करेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हमें लिखेंगे अपने जन्मदिन के समारोह में आमंत्रित करने के लिए मित्र को पत्र लिखेंगे और साथ साथ में एक दो दूसरा पत्र करेंगे कुसंगति से बचाने के लिए अपने छोटे भाई को पत्र। तो आज करते हैं हम अनौपचारिक पत्र। तो बेटा कल हमने औपचारिक पत्र किए थे, आज हम करते हैं अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, अब हेडिंग है इसकी, अपने मित्र को पत्र लिखकर उसे अपने जन्मदिन समारोह में आमंत्रित कीजिए। कि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, उसको जन्मदिन के समारोह में आमंत्रित करना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, भेजने वाले का पता, यानी भेजने वाले का पता यानी कि आपका पता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस, जैसे यहाँ लिखा हुआ A25-258 रमेश नगर नई दिल्ली। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर है दिनांक, दिनांक जिस भी दिनांक को आप लिख रहे हैं वो दिनांक लिखेंगे। जैसे तो तारीख लिख दी, जैसे हमने 8 सितंबर 2020। फिर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र के लिए लिखेंगे आप प्रिय मित्र, मित्र का नाम लिखेंगे यहाँ पर जो भी नाम है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है राहुल। सप्रेम नमस्ते, क्योंकि वो आपका दोस्त है तो इसलिए उसको आप सप्रेम नमस्ते लिखेंगे। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी या तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले सप्ताह दिनांक, फिर आप यहाँ दिनांक लिखेंगे कि आप 8 तारीख को आप ये लिख रहे हैं कि तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अब अगले सप्ताह की दिनांक, आप दिनांक लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया 10/9/2020 को मेरा जन्मदिन है, यानी 10 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे माता पिता ने एक समारोह का आयोजन किया है, और इस अवसर पर मेरे माता पिता ने एक समारोह का आयोजन किया है। इस समारोह के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, कि मेरे माता पिता ने मेरे जन्मदिन के लिए एक समारोह का आयोजन किया है और इस समारोह के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, यानी मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ। कार्यक्रम इस प्रकार है, क्योंकि अब जन्मदिन है, जन्मदिन पे वो अपने मित्र को बुला रहा है, तो जन्मदिन पर बुलाने क्या बताना पड़ेगा उसे कि उसने क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या उनके उस दिन वो करवाने वाले हैं। तो शायद 6:30 बजे हवन है, शायद 6:30 बजे हवन, शायद 7:30 से 8:30 बजे तक गीत संगीत का कार्यक्रम, रात्रि 8:30 बजे केक काटने की रस्म और रात्रि 9 बजे सहभोज यानी कि खाना। तो आपको, यानी आप किसी को कुछ आमंत्रित करते हैं या फिर किसी को निमंत्रण के लिए आप पत्र देंगे, तो पहले तो आप बताएंगे कि आप उसको किस वजह से आमंत्रित कर रहे हैं। कि ये जैसे मान लो कि यहाँ पर जन्मदिन के लिए दिया, अगर आप आपके घर में हवन गृह प्रवेश के लिए देते तो आप उसके लिए भी यही देंगे कि इतनी तारीख को हम गृह प्रवेश है। फिर आप उसको कार्यक्रम बताएंगे कि इस प्रकार से कार्यक्रम है कि सुबह हवन है, उसके बाद में गीत संगीत है, तो हवन है, उसके अगर गृह प्रवेश है तो इतने बजे हवन है, फिर कोई पूजा है और सहभोज यानी कि खाना कितने बजे है। तो वो सारी आपको इस तरह से लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि 6:30 बजे हवन, 7:30 से 8:30 बजे तक गीत संगीत, 8:30 बजे केक काटने की रस्म है और रात्रि 9 बजे सहभोज है। आशा है तुम इससे पूर्व ही पधार जाओगे, कि आशा है कि तुम समय से पूर्व ही पधार जाओगे, कि मुझे उम्मीद है कि तुम समय से पहले ही आ जाओगे। तुम्हारा अभिन्न मित्र राकेश। और लास्ट में आपने अपना नाम लिखना है कि तुम्हारा अभिन्न मित्र राकेश। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका जन्मदिन के समारोह के लिए आमंत्रण। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले एड्रेस A25-258 रमेश नगर नई दिल्ली। दिनांक प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले सप्ताह की दिनांक 10/9/2020 को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे माता पिता ने एक समारोह का आयोजन किया है। इस समारोह के लिए मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम इस प्रकार है, फिर आप कार्यक्रम लिखेंगे। फिर आशा है तुम समय से पूर्व पधार जाओगे, तुम्हारा अभिन्न मित्र राकेश। दूसरा पत्र है हमारा, अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उसे कुसंगति से दूर रहने का परामर्श दीजिए। कि आपने अपने छोटे भाई को पत्र द्वारा ये बताना है कि कुसंगति से किस तरह से दूर रहा जा सकता है। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, सबसे पहले वो ही सेम कि बाईं ओर भेजने वाले का पता, यानी भेजने वाले कौन है आप, तो आपका पता आएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अर्वाचीन भवन भोपाल मध्य प्रदेश, तो आप जहाँ पर रह रहे हैं आप अपना एड्रेस लिखेंगे।
फिर दिनांक लिखेंगे जितनी तारीख को आप लिख रहे हैं। प्रिय अनुज, क्योंकि छोटा भाई है तो छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, तो प्रिय अनुज शुभ आशीर्वाद। यहाँ पर क्योंकि छोटा भाई है तो आप उसको क्या दे सकते हैं, आशीर्वाद देंगे। तो प्रिय अनुज, अनुज यानी छोटा भाई, प्रिय अनुज शुभ आशीर्वाद। आगे इसी लाइन में हम लिखेंगे बाईं ओर से, कल ही माताजी का पत्र प्राप्त हुआ, कि कल ही मुझे माताजी का पत्र प्राप्त हुआ। इसे पढ़कर दुख हुआ क्योंकि इस बार तुम्हें परीक्षा में सी ग्रेड मिला है, और इसे पढ़कर मुझे दुख हुआ क्योंकि तुम्हें इस बार परीक्षा में सी ग्रेड मिला है। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम गलत दोस्तों की संगति में पड़ गए हो, और मुझे माताजी से ये पता चला कि तुम गलत दोस्तों की संगति में पड़ गए हो। इससे तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा है, और इसी कारण से तुम्हारा जो ध्यान है वो पढ़ाई से हटता जा रहा है। कुसंगति के कारण तुम्हारा अधिकांश समय आवारागर्दी में व्यतीत होता है, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती है वो गलत दोस्तों के साथ में हो गई है। इसी कारण से तुम्हारा पढ़ाई से तो ध्यान हटता जा रहा है, और कुसंगति के कारण तुम सारा अधिकांश समय यानी अधिक समय आवारागर्दी में व्यतीत करते हो यानी बिताते हो। फिर पैराग्राफ चेंज करके, प्रिय अनुज, कुसंगति का ज्वर बड़ा ही खतरनाक होता है। इससे तुम्हारे चरित्र का तो पतन होगा ही साथ तुम्हारा स्वास्थ्य भी चौपट हो जाएगा। तो उसको समझाते हुए बता रहे हैं बड़े भाई कि प्रिय अनुज, कुसंगति का ज्वर है वो बहुत खतरनाक है। इससे तुम्हारा चरित्र का तो पतन होगा और साथ ही तुम्हारा स्वास्थ्य भी चौपट हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। यह समय विद्या अध्ययन और स्वास्थ्य बनाने का है, कि यह जो समय है ये विद्या अध्ययन करने का यानी विद्या प्राप्त करने का है और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का है। अतः मेरी बात मानकर स्वयं को कुसंगति से तत्काल दूर कर लो। इसलिए मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूँ कि तुम कुसंगति से तत्काल अपने आप को दूर कर लो, यानी कि अभी के अभी अपने को दूर कर लो। मेरी बात तुम्हें कड़वी जरूर प्रतीत होगी, पर यही तुम्हारी बीमारी का इलाज है, कि जो भी मैंने बातें कही हैं वो तुम्हें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये तुम्हारे लिए सही है। अच्छे मित्रों की संगति करो, इसी से सत्संगति कहा जाता है, कि अच्छे मित्रों की संगति रखोगे और अच्छे मित्रों की संगति को ही सत्संगति कहा गया है। सभी ने सत्संगति का महत्व बताया है। आशा है तुम शीघ्र ही सत्संगति में मन लगाओगे। तुम्हारा शुभचिंतक रवि वर्मा। तो यहाँ पर तुम्हारा शुभचिंतक लिख सकते हो या लिख सकते हो कि तुम्हारा बड़ा भाई, फिर अपना नाम। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको फिर से देख लो कि यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, यहाँ दिनांक लिखेंगे, फिर प्रिय अनुज, फिर उसे शुभ आशीर्वाद। कल ही माताजी का पत्र प्राप्त हुआ, इसे पढ़कर बड़ा दुख हुआ क्योंकि इस बार तुम्हें परीक्षा में सी ग्रेड मिला है। मुझे ज्ञात हुआ कि तुम गलत दोस्तों की संगति में पड़ गए हो, इससे तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा है। कुसंगति के कारण तुम्हारा अधिकांश समय आवारागर्दी में व्यतीत होता है। फिर उसे समझाने के लिए पैराग्राफ चेंज करके, प्रिय अनुज, कुसंगति का ज्वर बड़ा खतरनाक होता है। इससे तुम्हारे चरित्र का तो पतन होगा ही साथ तुम्हारा स्वास्थ्य भी चौपट हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। यह समय विद्या अध्ययन और स्वास्थ्य बनाने का है। अतः मेरी बात स्वयं को कुसंगति से तत्काल दूर कर लो, और मेरी बात तुम्हें कड़वी जरूर प्रतीत हो रही होंगी, पर यही तुम्हारी बीमारी का इलाज है। अच्छे मित्रों की संगति करो, इसी को सत्संगति कहा गया है। सभी ने सत्संगति का महत्व बताया है। आशा है तुम शीघ्र ही सत्संगति में मन लगाओगे। तुम्हारा शुभचिंतक रवि वर्मा। तो आपको ये दोनों ही पत्र हैं वो अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। राइटिंग सुंदर हो आपकी। तो दोनों पत्र आपको, ये जो औपचारिक पत्र हैं, ये दोनों अनौपचारिक जो पत्र हैं वो आपको नोटबुक में नोट करने हैं। Good morning 7th class student. In our mathematics class we have completed our essay 1 syllabus. In our essay 1 syllabus is chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 and chapter 13 and 14. This is our essay 1 syllabus. All the chapters we have done, and in these classes we are doing, nowadays we are doing review exercise, and today we will do review exercise of chapter 6 from question number 7. So let's start. Now chapter 6 review exercise question number 7. Identify the following algebraic expression. आपको identify करना है जो ये algebraic expression हमें given है, which one is monomial, binomial, trinomial. अब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि number of terms. अब देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा 5x² - 6x + 8.
अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3। जो टर्म्स है हमारी वो 3 टर्म है, और 3 टर्म्स के हम जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो इसको हम राइट करेंगे ट्राइनोमियल। इस पार्ट में हमें यही बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या है। अब देखो 13m³ है, ओनली वन टर्म है, सिर्फ वन टर्म है, तो इसको हम राइट करेंगे मोनोमियल। एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। अब इस एक्सप्रेशन में देखो दो टर्म है हमारे पास, 8y² और 6y। अब इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। टू टर्म्स के लिए हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो इस एक्सप्रेशन में देखो 1 2 3 4, मोर देन 3 टर्म्स है तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो इसको आप राइट करोगे यहाँ पे पॉलिनोमियल। Algebraic expression having only one term monomial, 2 terms binomial, 3 terms trinomial and having more than 3 terms are called polynomials। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसमें हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना था algebraic expression कौन सा मोनोमियल है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। तो हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सिंप्लीफाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई 6m² n plus 3m² n cube minus 8m² n plus 5m² n cube plus 7nm²। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? पहले लाइक टर्म को एक साथ रखेंगे। अब देखो जिसका लिटरल फैक्टर m² n है हम उनको एक साथ राइट करते हैं। पहले 6m² n, अब m² n कहाँ है? यहाँ भी एक, माइनस 8m² n। अब इसके बाद है हमारे पास लास्ट प्लस 7m² n। मैं इसको इस तरह से भी राइट कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने जो जो राइट किया उनको मैं टिक कर लेती हूँ। इस तीनों को मैंने राइट कर लिया। अब जो बाकी है उनको राइट करते हैं। प्लस 3m² n³ एंड प्लस 5m² n³। अब ये तीनों हमारे पास लाइक है तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 प्लस 7 दोनों प्लस के हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से 8 में से माइनस कर देंगे। तो 7 प्लस 6 होता है हमारा 13, और 13 में से अगर हम 8 लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 5। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5m² n। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 3m² n³, 5m² n³ है हमारे पास, तो 5 प्लस 3 होता है हमारे पास 8, तो आंसर हो जाएगा 8m² n³। तो इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट मैंने सिंप्लीफाई किया है, इसका सेकेंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज एड द फॉलोइंग। हमें ऐड करना है। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 5a² प्लस 6ab माइनस 7b² एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन 6b² माइनस 5ab प्लस 7a²। तो हम इनको ऐड करेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे और फिर हम इनको ऐड करेंगे। तो कॉलम में अरेंज करते हैं अब हम इनको 5a² माइनस प्लस 6ab माइनस 7b²। अब लाइक टर्म को लाइक के नीचे राइट करेंगे तो 6b² है, 6b² b² के नीचे राइट हुआ है, माइनस 5ab तो माइनस 5ab और प्लस 7a²। तो लाइक टर्म को लाइक के नीचे हमने राइट किया। अब हम इनको ऐड करते हैं, कॉलम में अरेंज हो गया है। तो माइनस 7 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 लेस करेंगे 1 माइनस b² प्लस 6 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज प्लस ab। 5 प्लस 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 12a²। तो इस तरह से हमें ऐड करना है, कॉलम में अरेंज करेंगे और इनको हम ऐड करेंगे। हमेशा ऐड में लाइक टर्म के साथ ही लाइक ऐड होगी, अनलाइक टर्म कभी भी ऐड नहीं होती है। अनलाइक टर्म है तो उसको हम साइड में राइट कर देंगे, ऐड तो लाइक में लाइक ही होगी। Now question number 9, fourth part is 3x² y minus 4xy plus 4y²। नेक्स्ट एक्सप्रेशन माइनस 3y² प्लस 8xy माइनस 4y(x²)। इसको हमें ऐड करना है तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, अपना फॉर्मेट कॉलम में अरेंज करेंगे। तो इसको मैं कॉलम में अरेंज करती हूँ 3x² माइनस 4xy प्लस 4y²। अब देखो लाइक टर्म को लाइक के साथ ही ऐड करना है तो माइनस 3y² प्लस 8xy माइनस 4y(x²) माइनस 4y(x²). अब हम इसको ऐड करते हैं
+4 -3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y स्क्वेयर और सिम साइन आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का हमारा ग्रेटर नंबर है। -4 + 8 प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन पुट करेंगे ग्रेटर नंबर का। 8 में से 4 लेस करेंगे 4 हो जाएगा, और ग्रेटर हमारा 8 है जिसके साथ साइन किया प्लस का, तो प्लस साइन आएगा +4xy। 3 - 4 -yx स्क्वेयर, इसको हम इस तरह से राइट करेंगे। तो ऐड कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 में हमने, एक फर्स्ट पार्ट किया और एक मैंने फोर्थ पार्ट आपको कराया है। आप लोगों को इसका सेकंड और थर्ड पार्ट खुद ट्राई करना है 9 क्वेश्चन का। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सबट्रैक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सबट्रैक्ट 2a + 5b फ्रॉम 3a - 6b। इट मीन्स हमें इस एक्सप्रेशन 3a - 6b से इसको सबट्रैक्ट करना है 2a + 5b को। तो देखो आप सबट्रैक्ट जब करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल मेथड से जब हम सबट्रैक्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि हम साइन चेंज कैसे करते हैं, तो उसको आप क्लियर करते हैं। देखो मैं इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रही हूँ पहले, 3a - 6b। अब मुझे सबट्रैक्ट ये वाला एक्सप्रेशन करना है, तो मुझे माइनस साइन पुट करना है, माइनस। मैं ब्रैकेट पुट कर लेती हूँ इसके लिए, इसको मैं एज इट इज नोट करती हूँ 2a + 5b। अब हमारा रूल है बोर्ड मास का कि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो हमारे ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमें साइन भी चेंज करने हैं इसके। तो हम इसको राइट करते हैं 3a - 6b - 2a - 5b। इस तरह से हमारे साइन चेंज हो गए हैं। अब लाइक टर्म को लाइक में करना है। देखो 3a और -2a, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3a में से 2a लेस करेंगे तो ओनली a आ जाएगा। -6b - 5b, जब हमारे साइन सेम होते हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6 + 5 क्या हो जाएगा, 11, बट साइन पुट करेंगे माइनस का, तो -11b। आई होप आपको ये समझ आ गया किस तरह से हमारे साइन चेंज हुए थे और ऐड कैसे किया है। मीन्स कि सबट्रैक्ट हो गया है हमारा, ये आंसर आ गया हमारा a - 11b। अभी इसका एक और पार्ट करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि। अब ये जो सबट्रैक्ट है, एक और पार्ट हम करें इसका, 4xy + 6x² फ्रॉम -6xy - 3x²। अब इसको हमें सबट्रैक्ट करना है, तो हम इस एक्सप्रेशन में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम इसको रिराइट करते हैं, -6xy - 3x²। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट। तो माइनस साइन पुट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 4xy + 6x²। इसको मैंने एज इट इज नोट किया है। अब बोर्ड मास का जो रूल है वो ये कहता है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब इसको साइन चेंज करेंगे, -6xy - 3x² - 4xy - 6x² हो जाएगा। अब देखो -6xy है और -4xy है, तो लाइक टर्म को लाइक के साथ ही करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन किसका होगा, पुट करेंगे माइनस का। तो 6 + 4 हो जाएंगे 10, और साइन पुट करेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा -10xy। अब माइनस का 3x² माइनस का 6x² तो हो जाएंगे माइनस के 9x² हो जाएगा हमारे पास। तो इस एक्सप्रेशन इनका हमें सबट्रैक्ट करके आंसर क्या मिला है, -10xy - 9x²। एक और सबट्रैक्ट कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर करा देते हैं आपको। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class, we complete our 4th chapter, the Mughal Empire, and today we start our 5th chapter, Architecture as Power. कि जो आर्किटेक्चर का मतलब होता है शिल्प कला, कि मंदिर बनवाना, कोई भी बिल्डिंग बनवाना, उसको जो पहले से ही, जैसे आज भी हम घर बनवाते हैं तो पहले उसका नक्शा बनवाते हैं ना, तो उसी को आर्किटेक्चर कहते हैं, शिल्प कला कहते हैं। कि शिल्प कला पावर के रूप में, शक्ति के रूप में। आवर फोकसिंग पॉइंट आर आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, रीजनल आर्किटेक्चर, मोन्यूमेंट ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो मोन्यूमेंट्स हैं, वो हिस्ट्री का एक स्रोत है। So let we continue our class with the first point, architectural tradition of India। कि शिल्पकला का जो ट्रेडिशन है, भारत के अंदर जो पद्धति है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। There is no lack of historical monument in India। कि भारत के अंदर ऐतिहासिक बिल्डिंग्स का, ऐतिहासिक इमारतों का कोई अभाव नहीं है। बहुत सारी बिल्डिंग्स है, कहीं जामा मस्जिद है, कहीं ताजमहल है, कहीं आगरा का किला है, कहीं कोई दरगाह है,
ठीक है, कहीं टेम्पल है, कैलाश टेम्पल है, एलोरा अजंता की गुफाएं हैं, तो बहुत सारे इस चैप्टर में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चरल ट्रेंड्स इन दीज मोन्यूमेंट्स, और हम देख सकते हैं इनके अंदर विभिन्न शिल्पकलाओं का विकास इन मोन्यूमेंट्स के अंदर, इन इमारतों के अंदर। Most of these have been built by rulers who saw architecture as a way of symbolizing their power and authority. और इनको किसने बनवाया था कि जो राजा ये समझता था कि शिल्पकला या शिल्पकला को वो एक सिंबल के रूप में समझते थे, एक चिन्ह के रूप में समझते थे उनकी पावर और उनकी अथॉरिटी। पावर मतलब शक्ति और अथॉरिटी मतलब उनके अधिकार के रूप में। दे ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पीपल, कि वो मतलब पैट्रोनाइज भक्त थे आर्टिशियन की, जो शिल्प कलाकार थे और जो क्राफ्ट पीपल थे, who in turn had left behind a vast collection of historical sources in the form of paintings, sculptures, etc. कि वो उन आर्टिशियंस के और उन क्राफ्ट पीपल के भी बहुत बड़े भक्त थे जो अपने पीछे एक बहुत बड़ा कलेक्शन छोड़ के गए हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज के रूप में, स्रोतों के रूप में। जैसे कोई पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर है या कोई स्कल्पचर है, मतलब कि कोई पेंटिंग है या कुछ लिखा हुआ है या कोई शास्त्र है या कोई बुक है, किसी भी फॉर्म में कोई भी अगर हिस्टोरिकल सोर्स छोड़ के गए हैं तो ये लोग उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। द आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट डेवलप्ड इन इंडिया बाय द मिडाइवल पीरियड रिफ्लेक्ट ए फ्यूजन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाइल एंड न्यू आइडियाज ब्रॉट बाय इन्वेडर्स, कि जो आर्किटेक्चरल स्टाइल विकसित हुई भारत के अंदर मिडाइवल पीरियड में, वो रिफ्लेक्ट करती है एक फ्यूज़न, एक मतलब एक छाप छोड़ती है स्टाइल्स की और न्यू आइडियाज़ की जो इन्वेडर्स भारत के अंदर लेके आए थे। मतलब विदेशी जो यहाँ पे इन्वेडर्स आए थे मिडाइवल पीरियड के अंदर, मुगल भी जो मिडाइवल पीरियड के अंदर आए थे, जो दिल्ली सल्तनत थी वो भी मिडाइवल पीरियड के अंदर ही हुई थी, तो उन्होंने जो भी मोन्यूमेंट्स बनवाए, जो भी उन्होंने बिल्डिंग बनवाई, तो उसी से क्या हुआ कि उनके जो आइडियाज़ थे, उनकी जो स्टाइल थी वो यहाँ पे रह गई। दस द आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एग्जिबिट्स एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज अलोंग विद ए फैसिनेटिंग डाइवर्सिटी, और इस तरीके से जो शिल्पकला की जो विरासत है भारत के अंदर एग्जिस्ट करती है, या एक प्रदर्शनी योग्य जो तत्व है कि बार बार में यहाँ पे चेंज हो रहा था, यहाँ पे बहुत ही मतलब कि कंटिन्यूटी, एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज अलोंग विद ए फैसिनेटिंग डाइवर्सिटी, की विभिन्नताओं के साथ यहाँ पे चेंज हो रहा था। मुगल आए, दिल्ली सल्तनत आई, उन्होंने अपने तरीके के बनवाए, फिर मुगल आए, मुगल में भी बाबर ने अलग तरीके बनवाए, जहांगीर ने अलग तरीके के बनवाए, शाहजहां ने अलग तरीके के बनवाए, अकबर ने अलग तरीके के बनवाए, तो हर शासक ने अपने अपने टाइम के अलग अलग बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स बनवाए। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स कैन बी स्टडीड अंडर टू कैटेगरीज, कि हिस्टोरिकल मूवमेंट को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड सेकुलर बिल्डिंग्स, कि एक तो रिलीजियस बिल्डिंग है और एक सेकुलर बिल्डिंग है। रिलीजियस बिल्डिंग वो होती है जो धर्म के आधार पे होती है, और सेकुलर बिल्डिंग वो होती है जो बिना मतलब धर्म के बिना होती है। जैसे कोई बिल्डिंग बनवाना, ठीक है, अगर कोई इमारत बनी हुई है तो वो सेकुलर है, लेकिन अगर कोई मंदिर बना हुआ है तो वो रिलीजियस है। टेम्पल्स, मॉस्क्यू, चर्च, स्तूप, नैनगोज and other places of worship are religious monuments, while fort, places, tomb, hall, boles, haveli and cities were secular building। ठीक है, जैसे टेम्पल है, मॉस्क्यू है, चर्च है, स्तूप है, ये सारे जो वर्शिप के जगह हैं वो रिलीजियस मोन्यूमेंट है, जबकि जो फोर्ट है, महल है, टॉम्ब है, हॉल है, बोलेज है, हवेली है, ये सारी सेकुलर बिल्डिंग्स हैं। दीज बिल्डिंग्स सर्व एज हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, कि ये बिल्डिंग क्या देती हैं, ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्रोत देती हैं। हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। लास्ट ईयर वी लर्न दैट देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ टेम्पल बिल्डिंग इन इंडिया, कि पिछले साल, मतलब पिछले साल कब, 6th क्लास में, अभी आप 7th क्लास में हो, तो ये पिछले साल, ये थोड़ी कह रहे हैं कि पिछले साल किसी ने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन आप लोगों के लिए बोल रहा है कि आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि मंदिर जो हैं वो दो टाइप्स के, दो स्टाइल्स के होते हैं।
दीज वर द नगरा एंड द्रविड़ स्टाइल्स, कि एक नगरा स्टाइल के और एक द्रविड़ स्टाइल के। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज स्टाइल्स, और इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाइल द नगरा स्टाइल कोरेस्पॉन्ड्स टू नॉर्थ इंडिया, द द्रविड़ स्टाइल इज टिपिकल टू साउथ इंडिया, कि जो नगरा स्टाइल है वो नॉर्थ इंडिया को प्रेजेंट करती है और जो द्रविड़ स्टाइल है वो साउथ इंडिया की को डिनोट करती है। स्टोन पिलर्स एंड वॉल्स आर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द रूफ इन बोथ दीज स्टाइल्स, कि दोनों ही स्टाइल में जो पत्थर के खंबे और पत्थर की दीवारें यूज़ की जाती थी सपोर्टिंग द रूफ इन बोथ स्टाइल्स, की रूफ को सपोर्ट करने के लिए। Even though there are two unique styles present in north and south, there also exists temple with exhibit both, कि दो स्टाइल्स हो गई, दोनों यूनिक स्टाइल्स हैं, दोनों प्रेजेंट इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, कि भारत के अंदर उत्तर और दक्षिण दोनों ही जगह पे यूनिक स्टाइल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो टेम्पल्स के अंदर एग्जिस्ट हैं जो हमें प्रदर्शित होती हैं। अब है नगरा स्टाइल। Between the 7th and 14th century CE, many temples were built in the Nagara style, कि 7वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य, 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य बहुत सारे जो टेम्पल्स बने नगरा स्टाइल के। Some of these were the जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, कि इनमें से कौन कौन से टेम्पल हैं? जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, द सन टेम्पल एट कोणार्क, कि लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में और जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? कोणार्क में। ये बेटा बहुत ही फेमस मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है। दीज टेम्पल्स हैड पवेलियन और मंदाप्स, कि इन जो ये टेम्पल्स हैं इनके अंदर बहुत ही बड़ा प्रांगण होता था, पवेलियन होता था। जैसे कि आप क्रिकेट मैच में सुनते हो ना, पवेलियन में लौट गए, मतलब कि एक अंदर मैदान के साइड में जो होता था मंडप भी बोलते हैं इसको। अंतरालय इज द सेंक्टम वेयर द डाइटी वॉज प्लेस्ड, और जो अंतरालय होता था वो स्थान होता था जहाँ पे देवी या देवता रहते थे, मतलब स्थापित थे। द प्रदक्षिणा इज द वॉकवे यूज्ड बाय द डिवोटीज टू वॉक अराउंड द टेम्पल, और जो प्रदक्षिणा थी वो कौन सा स्थान था? जहाँ पे जो डिवोटर्स होते थे, जो पूजा करने वाले लोग होते थे, मंदिर के चारों साइड घूम सकते थे। द श्राइन वॉज मार्क टू बिहाइव शेप्ड शिकारा और टावर, और जो श्राइन था, श्राइन मतलब जो मंदिर के ऊपर जो उसकी टोपी टाइप में होती है वो कैसी थी? टावर टाइप में थी, शेप्ड शिकारा और टावर। दीज टेम्पल हैड सिंपल एंड मोडेस्ट गेटवेज, और जो ये टेम्पल थे इनके सिंपल और मोडेस्ट गेटवे थे, मतलब कि चौड़े बड़े बड़े चौड़े चौड़े गेट थे इनके। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड द केंद्रीय महादेव टेम्पल एट खजुराहो, तिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू एटसेट्रा। और कौन कौन से मंदिर हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि केंद्रीय महादेव टेम्पल है खजुराहो में, दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में। खजुराहो वॉज the capital of Chandela Rajput who ruled between the 10th and 12th centuries CE, कि जो खजुराहो है वो कैपिटल थी चंदेला जो राजपूत थे उनकी, जिन्होंने शासन किया 10वीं से 12वीं शताब्दी तक। द दिलवारा टेम्पल मेड ऑफ मार्बल इज फेमस फॉर देयर लेविशली डेकोरेट पिलर एंड एक्जिक्विस्ट क्रेविंग ऑन द सीलिंग, कि जो दिलवारा टेम्पल है वो पूरा मार्बल से बना हुआ है और वो किस लिए प्रसिद्ध है कि वो डेकोरेटेड पिलर है उसमें, और जो उसकी छत है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से उकेरी गई है। मतलब जैसे हम यहाँ पे आजकल पीओपी कराते हैं ना, आपने छत पे देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के हम फ्लावर्स वगैरह बनवाते हैं, तो वही था ये कि उसकी सीलिंग्स पे वो बना हुआ था, उसकी छत पे बना हुआ था। I hope students you understand the chapter very well, the Nagara style. In next class we read about Dravida style. Thank you. Have a nice day. Morning students, this is for class 7th.
Students, in previous video we started with the chapter verbs and we covered two topics, transitive and intransitive verbs and verbs of incomplete prediction. But today our topic is direct and indirect objects. Now let's start. Direct object and indirect object. We are talking about two objects in one sentence and they are direct and indirect. For example is father bought me an iPod. Father bought me an iPod. So in this sentence we are having me and iPod. They are two objects. Now I will tell you which one is direct and which one is indirect. Direct object is a noun or a pronoun that directly receives the action indicated by the verb. Students, in direct object we are talking about direct relationship with the verbs. We are having verb is bought. Bought हमारे पास क्या है? Verb. और direct object noun भी हो सकता है और pronoun भी हो सकता है. So we are talking about me. Me is the pronoun. Me is a pronoun. ये हमारे पास क्या है? Pronoun. And we are talking about, when we are talking verb about after verb only. We are talking about pronouns after verb only. This is called direct object. This is called direct object and this is the relationship between verb and pronoun. Then we are talking about indirect object. Indirect object is also receives the direct object or normally placed before the direct object. We are talking about direct object. See, after direct object only we are having indirect object, and indirect object it is also can be a noun or a pronoun which receives the direct object or is affected by it. It means me is directly affected to iPod. So iPod is known as indirect object. According to this, direct object is asking the question about what. What question जब हम पूछते हैं सेंटेंस में, जब हमें इसका आंसर मिलता है, they are called direct. For, to, from, whom. इन क्वेश्चंस का जब हमें आंसर मिलता है then they are called indirect object. And on the basis of these direct and indirect objects we are having a book exercise to explain you clearly. Now let's start with the book exercise. Now we are having a book exercise. In this exercise, circle the direct objects and underline the indirect objects. आपको इसमें क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हमें गिवन है सेंटेंसेस में उनको सर्कल करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमें अंडरलाइन करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस, वंदना कुक्ड अ डिलीशियस मील फॉर माय फ्रेंड्स. वंदना व्हाट इज, क्या कुक करेगी, व्हाट का आंसर मिल रहा है हमें डिलीशियस और हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या करना है, सर्कल. तो डिलीशियस मील को हम करेंगे सर्कल. और किसके लिए बनाएगी, फॉर का आंसर मिल रहा है तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स नेक्स्ट सेंटेंस. Ravina's husband gifted her a beautiful bag on her birthday. So what is the gift? What is beautiful bag?
वी विल सर्कल दिस ऑन हर बर्थडे। तो ये हो गया हमारा, और ये हो गया हम ऑन हर बर्थडे इज अंडरलाइन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस, द प्रिंसिपल गेव द प्राइजेस टू द स्पोर्ट्स डे विनर्स। व्हाट, क्या देंगे, प्राइजेस। तो इसको प्राइजेस को करेंगे हम अंडर सर्कल। टू के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो आ गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसे हम करेंगे अंडरलाइन। नाउ फोर्थ सेंटेंस, ग्रैंडफादर टोल्ड अस एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर। ब्रेव सोल्जर के बारे में बता रहे हैं। व्हाट, क्या बताएंगे, इंस्पायरिंग स्टोरी। सो वी विल सर्कल दिस इंस्पायरिंग स्टोरी एंड अंडरलाइन सोल्जर्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सर्कल करेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन। फिफ्थ सेंटेंस, द वर्कर्स टुक द हैवी सैक टू द शॉपकीपर। क्या, व्हाट का आंसर है, हैवी सैक। तो हैवी सैक सर्कल, टू द शॉपकीपर अंडरलाइन, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Now I will leave 3 sentences for you. You have to do these 3 sentences in your fair notebook, and we will start with the next topic, that is detransitive verbs. Detransitive verbs क्या होते हैं? A transitive verb that needs 2 objects is known as detransitive verbs. Now I will explain you about detransitive verbs. But in how you are going to do your work in your fair notebook, first of all write it down the define of direct and indirect object in your fair notebook. Then you will do this book exercise, and then detransitive verbs and define of detransitive verbs. Now I will tell you about detransitive verbs. Detransitive verbs is related to the direct and indirect object. When we are in transitive verbs, we need objects. As you all know, in transitive verbs we need the 2 objects to complete the sentences. And when we are talking about 2 objects in a same single subject, same sentence, they are called detransitive verbs. उन्हें हम कहते हैं detransitive verbs when we are talking about 2 objects in one sentence. Okay students, इन्हें हम कहते हैं detransitive verbs. I hope you understand this video and this topic also. Do what I tell you. Thank you everyone. A very delight morning to all my dear students of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are doing the chapter 5, that is acid, bases and salt. And in our previous video we have already discussed its few content, and in today's we are going to continue it further. So let's do it. Student, in our previous video we have already discussed about the acids. Now we are going to discuss its uses of acids. What are the uses, कि use क्या होते हैं acids के student? So here is a brief explanation or ideas given what are the uses of acids. The first one is hydrochloric acid, that is HCl. इसके बारे में दिया हुआ student. Dilute hydrochloric acid is used in various industries for removing deposits from inside boilers. This process is known as descaling. ये स्टूडेंट डिस्कैलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि HCl एसिड्स का यूज़ करके जो इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स होते हैं, बॉयलर्स यू नो द, जिसमें वाटर बॉयल किया जाता है, केमिकल्स वगैरह को बॉयल किया जाता है, उसमें एक लेयर वगैरह बनने लगती है. सो फॉर रिमूविंग दैट लेयर, फॉर क्लीनिंग दैट बॉयलर, द HCl एसिड्स आर यूज्ड टू do that. So this process is known as descaling. Okay, the next one is hydrochloric acid is also used for cleaning sink and sanitary wear. तो HCl का यूज़ स्टूडेंट जितने भी हमारे क्लीनिंग सिंक्स वगैरह होते हैं, सैनिटरी वेयर्स वगैरह होते हैं, जो टॉयलेट वगैरह होते हैं,
उनको यूज क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इट हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, और जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है उसकी क्लियरिंग, उसकी क्लीनिंग, प्यूरिफिकेशन जो होता है उसकी सफाई करना, शुद्धता उसकी जो बनाई जाती है, सो दैट इज़ ऑल्सो डन थ्रू द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। एंड स्टूडेंट इट इज़ अ एक्स्ट्रा बिट, इट इज़ अ फैक्ट दैट इज़ गिवन है, यू नो आपकी जो स्टमक होते हैं उसमें भी HCl प्रेजेंट होता है। उस HCl एसिडिक को मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है? गैस्ट्रिक जूसेस। द गैस्ट्रिक जूस इन अवर स्टमक कंटेन HCl, जो हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक जूस होते हैं हमारे स्टमक में, वो क्या करता है? HCl को मेंटेन करके रखता है, कंटेन भी करता है। इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, वो HCl क्या करता है? फूड के डाइजेशन में और ब्रेक डाउन में हेल्प करता है कि उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिम्पलर में किस तरीके से कन्वर्ट करता है। द नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, chemical formula is H2SO4, okay, and it is used in the manufacture of fertilizers को manufacturing में, dyes को, drugs is refers to the medicines, detergents जो आपके होते हैं, पाउडर, पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव जो आपके पटाखे वगैरह होते हैं ना कुछ, उनको यूज़ मैन्युफैक्चर करने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। It is used in the manufacture of synthetic fiber, artificial silk and celluloid. The next one is the use of manufacturing synthetic fiber, आपके जो synthetic fiber होते हैं जो कॉटन से, वूल वगैरह से बनते हैं, artificial silk वगैरह, celluloid जो होता है आपका, all these are maintained with the help of sulfuric acid. It is used in refining petroleum product, जो आपके petroleum products होते हैं उनकी refining में helpful होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्टोरिंग बैटरीज, जो आपकी बैटरीज बनती हैं उनको स्टोर करके रखना लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, दैट इज़ ऑल्सो डन थ्रू द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, द नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज, जो टेक्सटाइल आपकी कपड़ों की मिल होती हैं, पेपर मिल, लेदर, चमड़े वगैरह जहाँ पे बनते हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती हैं, ऑल दीज इंडस्ट्रीज में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। एंड स्टूडेंट हियर इज ऑल्सो अ बिट मेंशन दैट जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट इज द H2SO4, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ केमिकल, इसे किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है बिकॉज इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। द नेक्स्ट वन इज योर नाइट्रिक एसिड, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन, TNT जो आपका एक्सप्लोजिव होता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड, गन कॉटन, डायनामाइट एक्सेट्रा, ये जितने भी आपके एक्सप्लोजिव्स हैं इन सबको बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर एडिटिंग डिज़ाइंस और नेम्स अपॉन द मेटल लाइक कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज, जो आपके कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज के जितने भी मेटल से बने हुए आपके यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं या कोई भी ऐसा एंटीक पीस हो गया या एनीथिंग व्हाटएवर इट इज़, उसकी जो एडिटिंग होती है, जो उसमें नेम वगैरह लिखा होता है या फिर कोई एडिटिंग करनी है, उस पर कुछ लिखा हुआ है उसको रिमूव करना है, सो ऑल दीज के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? दैट इज़ द नाइट्रिक एसिड्स। ओके, डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए भी, मतलब पेन वगैरह जो यूज होते हैं, दैट इज़ द नेक्स्ट वन इज़ एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, ओके, COOH, ओके, एसिटिक एसिड है। इसमें देखिए इसका किस में यूज़ होता है? इट इज़ ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग agent in product meant for cleaning windows, floors, utensils, etc. It also helps to remove stain on woodwork and carpet. जो आपके woodwork, carpets में जो stains वगैरह, धब्बे वगैरह लग जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एंड प्लस में ये आपका एक क्लीनिंग एजेंट है जिसमें कि जो आपके विंडोज़ के स्प्रेज वगैरह आते हैं, आप कह सकते हो जो मतलब डॉक्टर क्लीनिंग वगैरह जो भी है, वॉट एवर द क्लीनिंग प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम, ये इसमें एसिटिक एसिड का यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज एसिटिक एसिड इज यूज एज प्रिजर्वेटिव्स, जो पिकल्स वगैरह बनते हैं उसमें एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड्स डायरेक्टली टू इन्हांस द फ्लेवर ऑफ द फूड, इसको फूड का फ्लेवर बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट वी कॉमनली नोन एसिटिक एसिड, विनेगर जो होता है, विनेगर को भी हम एसिटिक एसिड बोल सकते हैं। इट इज़ कॉमनली नेम जो मेंशन होता है, दैट इज द एसिटिक एसिड। ओके, पिकल्स में, विनेगर्स में, इन सब में यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ये स्टूडेंट बेस। देखिए अभी तक हम एसिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, नाउ इट्स द टॉपिक इज अबाउट द बेस। बेस क्या होता है? द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेस्ट में बिटर होता है, आप कभी भी इसको टेस्ट करेंगे तो बिटर लगेगा। सोपी सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है, मतलब स्लिपरी टू टच, आप टच करेंगे तो आपको कुछ स्लिपरी सा लगेगा, लाइक आपका जो सोप होता है दैट इज ऑल्सो अ बेस। The base which are soluble in water called alkalis,
और वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं दैट इज नोन एज अल्कलीज। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्सेट्रा अल्कलीज होते हैं, कॉरेसिव इन नेचर होते हैं एंड हार्मफुल स्किन होती है, हमारे स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर द बेसिस कैन बी क्लासिफाइड, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस पे डिफाइन किया गया है, इनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। द नेक्स्ट देखिए वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं स्टूडेंट, लाइक एसिड्स बेसिस सो स्टूडेंट वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में देखिए क्या होते हैं कि जो हमारे एसिड्स और बेस होते हैं वो वेदर वीक भी हो सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं हमारे स्किन को बॉन्ड कर देते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल हैं। एंड वीक बेसिस जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, इतना हार्श नहीं होता है, इतना डैमेज नहीं करता है। एंड प्लस में एग्जांपल्स हैं इसके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस का एग्जांपल। इट इज़ कंज्यूम्ड एज एन एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू गेट रिलीफ फ्रॉम एक्सेसिव एसिडिटी इन द स्टमक। आपको पता है यू नो दैट समवन इफ एनीवन पर्सन इफ समवन सफरिंग फ्रॉम acidity so that person can take the magnesium hydroxide magnesia। आपने देखा होगा कि कुछ मतलब जो मेडिसिन्स वगैरह होती हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कुछ इस तरीके का लिखा हुआ होता है। सो दैट इज़ द एंटासिड्स, उसको लेकर के वो उस एसिडिटी को डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर दे आर बिटर इन टेस्ट में बिटर होता है। टर्न फिनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन पिंक, जो फिनोल्फ्थैलीन का सॉल्यूशन होता है उसको पिंक में कन्वर्ट कर सकता है। सॉपी टू टच, अगर हम उसको टच करते हैं तो इसका कुछ जो मतलब बेस का जो कुछ मतलब आप कह सकते हो अपीयरेंस होगा या हाथ में स्लिपरी टच करने पर लगेगा। दे आर कॉरेसिव इन नेचर, और ये कॉरेसिव जंग भी बहुत जल्दी लगता है इनसे। ओके, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, और ये जो रेड लिटमस होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे टर्न बीटरूट सॉल्यूशन ग्रीन, जो बीटरूट सॉल्यूशन होता है उसमें अगर हम बेस को मिक्स करेंगे तो वो ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा। दे टर्न टर्मरिक पेपर रेड, और जो टर्मरिक पेपर होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ऑल दीज वर द properties of bases. In our next video we will discuss the uses of bases or alkalis. Now the homework is, student, you have to do this long question number 3rd, give 2 main uses of each। आपको इन सब के 2 मेन यूजेस बताने, सल्फरिक एसिड का, H2SO4 का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस बताने हैं। And the next one is nitric acid. So you have to write this answer in your fair notebook, okay, and you have to learn it also for your essay 1 revision. So that's all for today's content. Goodbye. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आपका क्लास 7 के लिए आज जो है चैप्टर 8 था, जो आपका अफेक्शन ऑफ स्नेक, उसके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको आज बता रही हूँ। तो क्वेश्चन आंसर्स में पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट अनयूजुअल पेट डिड ग्रैंडफादर ब्रिंग वन डे, यानी कि कौन सा एक दिन ग्रैंडफादर जो है अनयूजुअल, जो आमतौर पर नहीं होता है, ऐसा कौन सा पेट लेके आए थे दादाजी। वाई डिड ही ब्रिंग इट, और वो उस पेट को क्यों लेकर आए। तो ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। इसका आंसर देखिए, वन डे ग्रैंडफादर ब्रिंग अनयूजुअल पेट दैट वाज 4 feet python that was displayed to a crowd. He brought it because he never resisted buying unusual pet. There were many pet animals in the house. इट मीन्स वॉट कि ग्रैंडफादर ने ये अनयूजुअल पेट जो है वो 4 feet जो है पाइथन था, जिसको उसने जो कि डिस्प्ले किया गया था स्नेक चार्मर के थ्रू एक क्राउड को। तो वो उसे अपने साथ इसलिए ले आया क्योंकि वो काफ़ी जो है चीज़ें जो है खरीदता था, पेट्स जो अनयूजुअल होते थे, और उसके पास उसके घर में और भी पेट्स थे, इसलिए उसने सोचा कि एक ऐसा पाइथन जो उसके पास नहीं था उसे भी मैं लेकर चलता हूँ। Now see the question number 2.
How did grandmother react on seeing the python? पाइथन को देखकर ग्रैंडमदर ने कैसे रिएक्ट किया? आंसर देखिए इसका. ग्रैंडमदर केम ऑन द वरांडा आफ्टर हियरिंग नॉइज. शी नियरली fainted at the sight of the python coiled round grandfather's throat. It means grandmother जैसे ही आवाज सुनकर वरांडा में आई, उसने देखा, और वो जो उसने देखा यानी कि जो साइट उसने देखी उसको देखकर लगभग वो जो है बेहोश होने वाली थी, कि जब उसने देखा कि जो है पाइथन जो है चारों तरफ उसके थ्रॉट यानी कि ग्रैंडफादर के थ्रॉट के चारों तरफ लिपटा हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 क्यों भाई? Why did grandfather keep the python in the bathroom tub? यानी कि बाथरूम के टब पर ग्रैंडफादर ने पाइथन को क्यों रखा? Grandmother tell grandfather not to let python in the garden. ग्रैंडमदर ने ग्रैंडफादर को कहा था कि आप जो है गार्डन में पाइथन को नहीं रखोगे. एंड ही वेंट टू द बाजार टू लुक फॉर द स्नेक चार्मर. और उसके बाद वो बाजार चला गया था स्नेक चार्मर को देखने के लिए, ताकि वो वापस पाइथन को कर सके. बिफोर दैट ग्रैंडमदर टुक द पाइथन इनटू द बाथरूम एंड प्लेस्ड इट इन द टब. और वहां बाजार जाने से पहले ग्रैंडफादर ने बाथरूम के टब के नीचे जो है पाइथन को छोड़ दिया. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. हाउ डिड एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट ग्रैंडफादर हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड द स्नेक चार्मर? यानी कि लोगों इनको सबको कैसे पता चला कि जो है ग्रैंडफादर को स्नेक चार्मर नहीं मिला? उन्होंने कैसे ये चीजें अंडरस्टूड कर ली? आंसर देखिए इसका. व्हेन ग्रैंडफादर हरिड ऑफ टू द बाजार. ग्रैंडफादर जब बाजार की तरफ गए, ही हैड गॉन फॉर अबाउट 2 hours. उसको गए हुए 2 घंटे हो गए थे. टू फाइंड द स्नेक चार्मर. उसको 2 घंटे हो गए थे कि कहीं उसे वो स्नेक चार्मर मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला. When he came back looking crestfallen. और जब वो उदास वहां से लौटे तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ था. Everybody understood that grandfather had not been able to find the snake charmer. और उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर सबने अंदाजा लगा लिया कि वो जो है स्नेक चार्मर को ढूंढने में कामयाब नहीं हुए. Now see the question number 5. What experience did Aunt Mary have in the garden? Aunt Mary को क्या एक्सपीरियंस हुआ गार्डन में? इसका आंसर देखिए. Aunt Mary came flying up the veranda steps because she had seen a snake of 20 feet long on the guava tree in evening. अब जो है यहाँ पे क्या है, आंट मैरी जो है ऐसे आई वरांडा में जैसे कि उड़ करके पहुंची हो. इतने हॉरिडली सी जस्ट केम टू वरांडा स्टेप्स. और वो इसलिए ऐसे आई थी भागते हुए क्योंकि उन्होंने जो है एक स्नेक देखा था जो कि 20 फीट लॉन्ग था गुआवा ट्री पर इन द इवनिंग. अब नंबर 6 देखिए. क्वेश्चन नंबर 6. Where did the narrator find the python one morning? एक मॉर्निंग जो है नरेटर को पाइथन कहाँ मिला? What was it doing? वो क्या कर रहा था? इसका आंसर है one morning the narrator saw the python curled up on the dressing table gazing at his own reflection in the mirror. एक दिन नरेटर ने देखा कि पाइथन जो है लिपटा हुआ है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर और गैजिंग अपनी ही जो है रिफ्लेक्शन जो है देख रहा है मिरर में. Now see the question number 7. How did they try to trap the python? Did they succeed in their effort?
उन्होंने जो है कैसे पकड़ा पाइथन को, क्या वो जो है अपने कामयाब हुए अपनी कोशिश में। आंसर इसका है ग्रैंडफादर प्रिपेयर्ड अ लार्ज केज विद अ मिरर at one end, and in the case he left a juicy chicken and several other tasty things. An opening was fitted with a trap door. Yes, they succeed in their effort because few days after Python was in the case. ग्रैंडफादर ने एक लार्ज केस प्रिपेयर की थी जिसके एंड में जो है मिरर रखा गया था और उस मिरर के अंदर जो है जूसी चिकन और बहुत से ऐसे टेस्टी चीज़ें रखते थे जो उसको पसंद थे। और उसकी जो है ओपनिंग को जो है ट्रैप डोर जो था वो खुला हुआ था, उसमें ट्रैप डोर फिट कर दिया गया था और वो सक्सेस हो गए थे क्योंकि कुछ दिनों के बाद पाइथन जो है उस केज के अंदर था। अब ये जो एफ एक्सरसाइज आपकी जो एक्सरसाइज में एफ है जो उसमें दो क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो उसमें देखिए पहला, परहैप्स योर ग्रैंडमदर इज राइट दिस टाइम, हु सेड इट, व्हाई डिड ही से सो, एलोबरेट। यानी कि परहैप्स योर ग्रैंडमदर इज राइट दिस टाइम, शायद तुम्हारी माँ इस टाइम जो है सही कह रही है। ये किसने कहा है और क्यों कहा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, परहैप्स योर ग्रैंडमदर इज राइट दिस टाइम, दिस वर्ड वाज सेड बाय ग्रैंडफादर। ये शब्द किसने कहे थे, ग्रैंडफादर द्वारा कहे गए थे। ही से सो बिकॉज पाइथन में गॉट होल्ड ऑफ टीटू और अदर पर्सन, वो उसने इसलिए कहा था क्योंकि पाइथन जो है शायद टीटू यहाँ पे एक मोंकी का उनका पेट है जिसका नाम मोंकी है, उसका नाम टीटू है। तो या तो वो उस टीटू को खा जाता या फिर किसी और को, मे बी चाइल्ड। तो ये इस वजह से जो है ग्रैंडफादर ने कहा था कि दिस टाइम परहैप्स योर ग्रैंडमदर इज राइट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ वॉज द पाइथन कॉट इन द एंड, अंत में जो है पाइथन को कैसे पकड़ा गया, व्हाट डिड दे डू विद इट, और उसके बाद उन्होंने उसका क्या किया, ये आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर देखिए इसका, ग्रैंडफादर हैड प्रिपेयर्ड अ लार्ज केज विद अ मिरर एट द एंड। ग्रैंडफादर ने एक लार्ज केज बनाई थी जिसके एंड में मिरर रखा गया था, बिकॉज दे हैड सीन हिम क्वाइल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल गैजिंग ऑन हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे जो है पाइथन अपने आप को जो है ड्रेसिंग टेबल में क्वाइल करके उसको जो है अपना मिरर में अपने ही प्रतिबिंब को देखता था। दे लेफ्ट अ juicy chicken and several other tasty things for Python so that he can come it came and they can catch them। उन्होंने क्या किया कि उन जूसी चिकन और बहुत से ऐसी चीजें उसमें रखी थी ताकि पाइथन अंदर आए और उनको पकड़ सके। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, पाइथन वॉज इन द केज, पाइथन जो है आकर के उस केज में था, इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो मिरर के सामने था, एंड दे पुट द केस इन द टांगा, उन्होंने वो केस को टांगे में रखा, एंड took it across the river, उसको across river बेड के across ले गए, and left the case in the jungle, और उस केस समेत उसको वहीं पे जंगल में छोड़ दिया। सो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर नंबर 8 का जो है क्वेश्चन आंसर्स है, आपको ये लर्न करना है और समझना है। सो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो यहीं तक। आपको करना क्या है, जस्ट like the video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you, take care.